हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन जो है दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। 1863 से लेकर 1902 तक का जीवन का कालखंड रहा स्वामी विवेकानंद जी का। उनकी एक बहुत, यदि मैं कहूँ, गौरवशाली शिष्या सिस्टर निवेदिता, उनको कोई नहीं जानता। सर्वप्रथम मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने इतिहास पढ़ा, 1905 के आसपास बंगाल में एक कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में एक पारसी बागान चौक पर यह एक ध्वज फहराया जा रहा है। वह पहली बार भारत के ध्वज को लेकर यदि कहीं ध्वज फहराया गया तो वह कलकत्ता बंगाल में फहराया गया, और उसको सिस्टर निवेदिता ने तैयार किया। और यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो उसमें 3 रंग थे, और उस वक्त जो ध्वज था उसका हरा रंग ऊपर था, और उसमें लाल रंग सबसे नीचे था, और बीच की पट्टी थी पीले रंग की, और जो हरा रंग था उसमें 8 कमल थे। अष्टकमल की जो बात है, यह योग के साधक अच्छे से जान सकते हैं। योग में चक्रों के निर्धारण का बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, जहाँ 2 कमल, 4 कमल और 8 कमल की चर्चा होती है। और थोड़ा सा योग समझने वाले लोग, योग दर्शन समझने वाले, कमल को जानते हैं कि कमल आखिर किस लिए कहा जाता है। भारत में यौगिक परंपरा के दृष्टिकोण से इस कमल का अत्यंत महत्व है। हम चलते हैं, और उसमें जब पीले रंग की बात करते हैं तो पीले रंग में जो बीच में पीला रंग था उसमें वंदे मातरम लिखा गया था, और जो सबसे नीचे लाल रंग था उसमें एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्र ऐसा प्रदर्शित किया गया था। यह कल्पना थी उस वक्त सबसे पहले सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही गौरवशाली शिष्या थी, उन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी, ध्वजारोहण किया था। अर्थात भारतीयता, भारत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारत के अध्यात्म का यह सम्मिश्रण था जो प्रस्फुटित हुआ उस 3 रंग के कारण। 3 रंग वहां से शुरुआत हुई, मुझे लगता है वहां से 3 रंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आगे चलते हैं तो दूसरा जो बड़ा हमें ध्वज दिखाई देता है, लगभग 1907 में हम देखते हैं, बीकाजी कामा कहते हैं कि उनके द्वारा भी एक ध्वज का निर्माण किया गया। सिस्टर निवेदिता द्वारा जो ध्वज फहराया गया वह 7 अगस्त 1906 में फहराया गया। कई बार ऐसा रहता है कि जो मैडम कामा द्वारा ध्वज फहराया गया उसके विषय में जब बात आती है तो कई इतिहासकार उसे 1907 में फहराया गया मानते हैं, कुछ लोग उसे 1905 में भी फहराया गया, सर्वप्रथम उसे ही मानते हैं। चलो हम इस दृष्टिकोण से नहीं चलते, मेरे संदर्भ के अनुसार ये 1907 में द्वितीय ऐसा ध्वज था जो फहराया गया। वहां अष्टकमल थे। मैंने कहा कि अष्टकमल भारत के दर्शन को दिखाता है, भारत के योग को दिखाता था, और अष्टकमल मायने वह हृदय चक्र को प्रतिबिंबित करता था। अष्ट चक्र नवद्वारा, ये जो भारत की संस्कृति है, योग के विद्यार्थी इसको अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और जब अगला ध्वज तैयार हुआ, हमने देखा उसमें कि उसमें सप्तऋषि, 7 ऋषियों को, तारागणों को दिखाया गया, और एक कमल उसमें दिखाया गया, एक कमल दल और 7 ऋषि। अर्थात ऊपर के चित्र में कमल के 8 कमल के स्थान पर 7 तारे दिखा दिए गए और एक कमल को दिखाया गया, बाकी सेम रखा गया। उसमें केवल मात्र जो सूर्य और चंद्रमा की दिशा थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, सेंटर में वंदे मातरम ही रखा गया। तो बीकाजी कामा द्वारा यह, पेरिस में मैडम कामा द्वारा यह ध्वजारोहण किया गया। भारत की धरती के बाहर पहली बार किसी ध्वज को यदि फहराया गया तो मैडम कामा द्वारा फहराया गया। और अच्छी बात यह है कि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि तीनों ध्वज, जो प्रथम 3 ध्वज हैं, वो तीनों ही महिलाओं के द्वारा प्रेरित थे। उन्होंने उस ध्वज को फहराया था।
उनकी मूल में वो 3 बहनें थीं, तो हमारी सब बहनों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारत के इतिहास के निर्माण में, भारत के आंदोलन को गति देते हुए जो एक प्रतीकात्मक भारत का चिन्ह था, उसकी अवधारणा में बहनें ही सबसे अग्रणी थीं। और तृतीय ध्वज जो 1917 में तैयार किया गया, वह डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य गंगाधर तिलक जी द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों, 1917 में ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सरकार चलाने की एक योजना आगे बढ़ रही थी, और उसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार का एक जैक वाला आप चित्र देखते हैं, उसको भी दिखाते हुए, सप्तऋषि की अवधारणा को दिखाते हुए और चंद्रमा का बिंदु वह सामने रखते हुए यूनियन जैक, सप्तऋषि और चंद्रमा, ऐसा तीनों का मिश्रण करते हुए एक ध्वज 1917 में विकसित किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, 1921 का सन है। 1921 में आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में वो एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। उसमें एक युवक आता है और एक ध्वज महात्मा गांधी जी के हाथ में रखता है। महात्मा गांधी जी देखते हैं उसको और बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस चरखे को आप यहाँ मेरे सामने देख रहे हैं, जो भारत के आंदोलन का प्रतीक बन गया था, बस उसको सेंट्रलाइज्ड करते हुए 2 रंगों के साथ एक युवक ने उस ध्वज को महात्मा गांधी जी को 1921 में सौंपा था, जिसे देखकर महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं उसमें केवल 2 ही रंग थे, एक लाल रंग था और एक हरा रंग था, और उसके बिल्कुल सेंटर में यह चरखा था। जैसे ही महात्मा गांधी जी ने उसको देखा, उनके हृदय में उसके लिए बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत प्रशंसा की, मंच से उसकी प्रशंसा की, और उसके बाद उसको सुझाव दिया कि यदि इसमें आपने लाल रंग किसके लिए दिखाया है, तो उन्होंने कहा यह हिंदुओं के लिए है। हरा रंग किसके लिए दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम भाइयों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि चरखा के ये आंदोलन का प्रतीक है, ये भारतीयता का, स्वदेशी का प्रतीक है, इस नाते इसको रखा है। उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों के लिए भी कुछ स्थान इसमें होना चाहिए, तो एक सफेद पट्टी इसमें और डालिए, ताकि वह अन्य धर्मों को भी इसमें समाहित होने का, अन्य संप्रदायों को समाहित होने का भी भारत में अवसर दिखाई दे, इस झंडे को एक संपूर्णता प्राप्त हो। पिंगली वेंकैया, ये नाम था उस आंध्र प्रदेश के युवा का। आंध्र प्रदेश के इस विजयवाड़ा में प्रस्तुत किए गए प्रथम ध्वज की, जिसकी कांग्रेस द्वारा 1931 में पुष्टि की गई। पिंगली वेंकैया को जो सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था कि इसमें सफेद रंग की भी एक पट्टिका जोड़ी जाए, उसको बनाकर वह ध्वज उन्होंने महात्मा गांधी जी को सौंपा, और महात्मा गांधी जी द्वारा उसे कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया। कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में उस ट्राई कलर को, तिरंगे को पहली बार पारित किया गया भारतीय ध्वज के नाते, और उस तिरंगे में चरखे का विशेष महत्व था। सेंटर में वहां चरखा रखा गया, नीले रंग का चरखा। और दोस्तों, आईएनए की पहचान भी, भारतीय हिंद सेना की पहचान भी चरखे वाला तिरंगा ध्वज ही था। वर्तमान का जो तिरंगा है 1931 के तिरंगे और इसमें बहुत अंतर है साहब, बहुत अंतर। इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि जो सोच थी उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आया। जैसे संविधान सभा गठित हुई, भारत को एक नया संविधान मिलना था, और संविधान सभा के दृष्टिकोण से इस ध्वज के लिए भी एक कमेटी का गठन हुआ। कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे, और उसमें यह प्रस्ताव आया। और जब संविधान सभा की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको सम्मिलित किया, और इसमें डेफिनेशंस दी गई कि ये लाल रंग जो केसरिया रंग है, भारत के आन बान शान का, शौर्य का प्रतीक है, भारत के पुरुषार्थ का प्रतीक है। इसको किसी धर्म संप्रदाय के संसर्ग से, उसके संबंध से दूर करते हुए पूर्णतः संपूर्ण भारत के हर व्यक्ति के पुरुषार्थ को प्रतिबिंबित करते हुए इस केसरिया रंग की डेफिनेशन की गई। और ऐसे ही जो सफेद रंग है, वह सफेद रंग भारत की शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, मित्रता का प्रतीक है।
और जो हरा रंग है वो भारत की कृषि का प्रतीक है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की प्रकृति का, कि भारत के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, उस हरे रंग का प्रतीक है। और उसके भीतर जो चरखा पहले स्थापित था, जो एक पार्टी विशेष का अंग बन गया था, उसको बदलकर वहां पर एक धर्म चक्र को स्थापित किया गया, जहां ये इंगित करता है कि संविधान सभा के लोगों के मन में भी इस बात का था कि भारत मूलतः एक धार्मिक आध्यात्मिक राष्ट्र है और इसके केंद्र में तो कोई आध्यात्मिक चिन्ह नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो 3 शेर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसके शीर्ष में जो यह अशोक चक्र है, जो भारत के गौरव का प्रतीक है, भारत की अहिंसा का प्रतीक है, भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है, उस अशोक चक्र को इसमें प्रतिबिंबित किया गया। और यह चक्र भारत के कर्तव्य को दिखाता है, भारत के भारतीयों के कर्तव्य का यह प्रतीक है। और दोस्तों, यह जो चक्र है यह नीले कलर का है, यद्यपि इसे ट्राई कलर कहा जाता है, परंतु यह 4 रंग का है, क्योंकि इसमें 3 तो रंग मुख्य रूप से हैं, परंतु जो चक्र है वह नीले रंग का है।